नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान से पहले हर शख्स की जबान पर मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिए, ये तीन शब्द छाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की देन है। उन्होंने एक नया इलेक्शन डिस्कोर्स, एक नया थीम देश को दिया है, मतदाताओं के समक्ष रखा है और उनके इस विवादास्पद डिस्कोर्स की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश के अखबारों में भी हो रही है। मगर राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अमीन खान साहब छाए हुए हैं। इससे पहले कि मैं जनाब अमीन खान के जाटों के खिलाफ जो उन्होंने भड़काऊ, विवादास्पद, प्रोवोकेटिव और पूरी तरह से अनवारंटेड बयानात दिए हैं, उनकी चर्चा करूं, मैं एक नजर डालना चाहता हूं बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर। अगर हम 1989 से लेकर 2019 तक देखें तो इन 9 लोकसभा चुनाव में 7 बार बाड़मेर से जो एमपी बने हैं उनका संबंध जाट जाति से रहा है। 2 बार, एक बार कल्याण सिंह कालवी और एक बार मानवेंद्र सिंह, ये 2 एमपी बने हैं जिनका संबंध राजपूत समाज से रहा है। इससे ये स्पष्ट तो हो ही जाता है कि बाड़मेर मुख्यतः जाट बहुल सीट है। अगर हम एक अनुमान लगाएं किस कास्ट के कितने वोटर्स हैं, तो मोटा मोटा अनुमान है कि बाड़मेर जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट करीब 19% हैं, राजपूत करीब 11-12% हैं, करीब इतने ही मुसलमान हैं, 16% के करीब एससी हैं और इसके साथ अन्य जातियां भी हैं। तो सबसे एक जो कास्ट का सबसे बड़ा चंक है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट जाति का है। अब बात करते हैं जनाब अमीन खान की। ये साहब कौन है? ये कांग्रेस के इलाके के दिग्गज नेता हैं। अभी 2023 में इनको 10वीं बार कांग्रेस ने एमएलए का टिकट दिया था। बुजुर्ग नेता हैं, ही इज अराउंड 84। 1980 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। इन 10 चुनावों में अमीन खान 5 बार एमएलए बने हैं, 5 बार उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा है। 2023 के जो राजस्थान असेंबली इलेक्शंस थे उसमें ये तीसरे नंबर पे रहे शिव विधानसभा क्षेत्र में, और वहां से रविंदर सिंह भाटी जो मूलतः बीजेपी के नेता हैं, मगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत की और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो जीते। दूसरे नंबर पर जो एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो रहे। अमीन खान साहब तीसरे नंबर पे आए। अब इस बात से वो भड़के हुए हैं और अभी उन्होंने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि जाटों की वजह से वो चुनाव हारे हैं। उनका ये मानना है
कि जाटों ने कभी उनका साथ नहीं दिया, और यहां तक वो बोल गए कि जाट इलाके के जो मुसलमान हैं उनसे नफरत करते हैं। वो 5 बार एमएलए बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने राजस्थान सरकार में, तब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई जाटों का कोई योगदान था या जाट मुसलमानों से नफरत करते हैं। लेकिन जाहिर है कि भाई बहुत ज्यादा उनके अंदर एक भड़ास थी, तो उन्होंने ये खुले तौर पर कहा है कि वो इस चुनाव में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं रविंदर सिंह भाटी, उनको अपना समर्थन देंगे, और उन्हें ये उम्मीद है कि राजपूत और मुसलमानों के बीच में हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और यहां तक उन्होंने कहा कि भाई अगर राजपूत उन मुसलमानों का नुकसान कोई भला नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे। यानी कि इम्प्लाइड मीनिंग ये था कि अगर जाट चुनकर आता है तो वो मुसलमानों का नुकसान करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि 1989 से लेकर 2019 तक 7 बार जाट एमपी रहे हैं, यहां से मंत्री भी रहे हैं। कैलाश चौधरी जो इस टाइम बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। ये इशू इससे पहले कभी नहीं आया था। एक सीधे सीधे दो समुदाय के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने की एक बहुत ही घटिया हरकत मैं इसे मानता हूं। लेकिन इसका जो चुनाव वोटिंग पर, चुनाव पर और क्या असर पड़ेगा या क्या असर पड़ सकता है, इससे अमीन खान के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो बयानात आए हैं, उससे जो जातीय समीकरण है वो क्या दिशा लेगा, उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं। गोदी मीडिया की बातें खिली हुई है कि अमीन खान की स्टेटमेंट के बाद रविंदर सिंह भाटी समझो चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि गोदी मीडिया का यह मानना है कि पूरा राजपूत समाज रविंद्र भाटी के साथ है, और मुसलमान, क्योंकि अमीन खान ने कह दिया है, और अमीन खान के बंधुआ मजदूर हैं, जितना भी 11-12% मुस्लिम मतदाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो उनके एक इशारे पे कुछ भी कर सकता है, तो लिहाजा वो सारे के सारे मुसलमान वो राजपूत कैंडिडेट को मत वोट देंगे और दोनों का समीकरण बनता है और वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन राजनीति में 2+2 4 नहीं होता। पहली बात, सारे मुसलमान अमीन खान के इशारे पर काम करते हैं या उनके कहने पर मतदान करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुगालता अमीन खान ने पाल लिया है। ऐसा कतई नहीं है। मेरे ख्याल में अगर उनको किसी स्टेटमेंट को ज्यादा तवज्जो देनी है तो वो जाहिर है कि प्रधानमंत्री के जो विवादास्पद बयान है उसको देंगे, और अगर उसको उस स्टेटमेंट को तवज्जो ज्यादा देंगे तो जाहिर है कि वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, जो हमेशा से कांग्रेस को वो समर्थन देते आए हैं। अगर राजपूत समाज पूरी तरह से रविंद्र भाटी के साथ आता है, जैसे कि ये अनुमान है कि वो किसी जाट कैंडिडेट को तो वोट नहीं करेंगे, लिहाजा रविंदर सिंह भाटी की पोजीशन अमीन खान के स्टेटमेंट के बाद थोड़ी सी मजबूत होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऐसी खबरें आई हैं
कि इन बुजुर्ग अमीन खान साहब को मनाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता बायतू से जो एमएलए हैं हरीश चौधरी, और जो हरीश चौधरी से आरएलपी के टिकट पर उम्मेदाराम बेनीवाल जिन्होंने चुनाव लड़ा था और सिर्फ महज 900 वोट से हार गए थे, अब वो कांग्रेस में है और कांग्रेस के उम्मीदवार है बाड़मेर से, वो भी साथ में थे। दूसरे भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वो अमीन खान को मनाने गए थे। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमीन खान ने उनको बैठने तक के लिए नहीं बोला। खैर, अमीन खान के इस स्टेटमेंट का जो एक असर होगा वो ये हो सकता है कि जो जाट मतदाता अभी तक कैलाश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल के बीच ऐसा लग रहा था कि बटे हुए हैं, वो शायद उनके इस बयान से, इन बातों से आहत होकर और एक तरह से गुस्से में आकर पूरी तरह से उम्मेदाराम बेनीवाल के साथ आ सकते हैं। अब देख, इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में आज से नहीं, शुरू से ही राजपूत और जाट समाज के बीच 36 का आंकड़ा रहा है और उनके बीच खासकर जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो पिछले दिनों में ज्यादा शार्पन हुई है। ये राइवलरी ज्यादा मुखर हुई है। खासकर जो चूरू में राहुल कस्वा का जो इशू बना और उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी के एक बड़े राजपूत नेता, भले ही उन्होंने कभी उनका नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा राजेंद्र सिंह राठौड़ की तरफ था, उन्होंने उनका टिकट कटवाया। और आपने अगर राहुल कस्वा का जो चुनावी प्रचार था उस पे नजर डाली हो तो उन्होंने कभी भी एक बार भी ना जाट जाति का जिक्र किया, ना ही उन्होंने राजपूत समाज का नाम लिया, ना ही उन्होंने राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया, जबकि इशारों में सब कुछ कह गए। हमेशा उन्होंने मुद्दा बनाया किसान बनाम सामंतवाद सोच, बात वही थी, लेकिन एक मर्यादा में रह के, एक बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज में, एक मर्यादित भाषा में उन्होंने अपने इस इशू को उठाया और उसका असर भी साफ देखने को नजर आया। ये किसान बनाम सामंतवादी सोच, ये मुद्दा पूरे शेखावटी में अब की बार छाया रहा। तो बाड़मेर में भी अगर राजपूत जाट कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे तो जाहिर है कि जाट भी इस बात पे गौर करेंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अगर वो बटे रहे तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत सकते हैं, रविंदर सिंह भाटी जीत सकते हैं, जो कि वो नहीं चाहेंगे। ये फैक्ट है, वो नहीं चाहेंगे कि भाई एक जाट बहुल सीट से एक इन हालात में एक राजपूत प्रत्याशी वो चुनाव जीत जाए, तो वो भी अपने वोटों को बंटने नहीं देंगे। और इस बात की पूरी संभावना है कि अमीन खान के इन बयानों के बाद वो जरूर पोलराइज होंगे और एक कैंडिडेट के पीछे अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। इन हालात में पूरी संभावना है कि जो कैलाश चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो कहीं इस लड़ाई में, इस तिकोने संघर्ष में तीसरे पायदान पर ना खिसक जाए। अगर जाटों ने उम्मेदाराम के साथ हो गए और मुसलमान अगर अमीन खान के कहने से रविंद्र भाटी के साथ नहीं गए तो
उमेदाराम की जीत सुनिश्चित है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। सारे जाट और सारे मुसलमान अगर एक तरफा हो जाएंगे तो कोई ताकत नहीं जो कांग्रेस के कैंडिडेट को इस सीट पर हरा दें। तो संभावना ये जताई जा रही है कि अमीन खान के ये आह्वान कि भाई जाटों के खिलाफ इशारों में जो उन्होंने कहा है मुसलमानों को वोट देनी चाहिए, जाट मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो कोई इस बात को नहीं मानेगा कि सभी मुसलमान उनकी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भाई हाँ जाट उनसे नफरत करते हैं। और ये उनके ये स्टेटमेंट्स बैकफायर करेगा। वैसे भी चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना वो पूरी तरह से गैर वाजिब है, अनैतिक है। और किसी जाति का नाम लेकर, जाति चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको सब स्वीकार करते हैं। जैसे कि एक साहित्यकार ने कहा था ना, जो कभी नहीं जाती वो जाति है। यानी जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन कास्ट का नाम लेके आप एक दूसरे समुदाय को खिलाफ उनको भड़काएं, उनको प्रोवोक करें, उनको एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दें, उनमें दुश्मनी पैदा करें, ये पूरी तरह से गलत है, अनैतिक है, गैर मुनासिब है। और कहीं ना कहीं जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन का, उसको भी वायलेट करता है। अब होगा क्या, ये तो मैंने सिर्फ आपको उस सीट पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं और क्या क्या समीकरण बन सकते हैं, उनका उन पर एक चर्चा की है। रिजल्ट क्या होगा इसके लिए तो हमें 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। मगर एक बात पक्की है कि अमीन खान के स्टेटमेंट ने इस सीट पर समीकरण बिल्कुल एक तरह से नए समीकरण पैदा कर दिए हैं और उसका जरूर जो चुनावी आउटकम है उस पर असर पड़ेगा। नमस्कार।